ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लाव फिजिक्स में। आज वन शॉट फार्मूला रिवीजन सीट का 7वां वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि 6 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उन वीडियो के लिंक दिए हैं, आसानी से देख सकते हैं। यदि आप भी हमारे साथ साथ ये फार्मूला सीट फिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आराम से डाउनलोड करके हमारे साथ ये सीट फिल कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल है, उसको आसान बनाने के लिए हमने कंपैरेटिव सीट बनाई है और कोशिश की है कि ये चैप्टर आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहां वी नॉट पीक वोल्टेज है, वी नॉट पीक वोल्टेज है। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस करंट का। करंट की इक्वेशन भी सेम ही है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पे फाई फेज डिफरेंस लिया गया है, फाई फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से एवरेज वोल्टेज और करंट, वोल्टेज भी ले सकते हैं करंट भी ले सकते हैं, तो मैं करंट का ले लेता हूं। एवरेज करंट का मतलब है वेरियस टाइम इंटरवल पर करंट के सम, यानी करंट का टाइम के सापेक्ष टाइम के रिलेटिवली इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, इन दोनों का रेशो एवरेज करंट को बताता है। अगर फुल अल्टरनेटिंग साइकिल के लिए लिए जाए तो लिमिट लग जाएगी 0 टू कैपिटल टी, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग साइकिल आधी हाफ जो है वो अप साइड होती है, हाफ डाउन साइड होती है, तो एवरेज उसका 0 हो जाएगा। फॉर हाफ साइकिल लेनी है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आती है 2I0 अपॉन पाई, जहां पे I0 पीक करंट है। नेक्स्ट आता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, यानी वोल्टेज को स्क्वायर करके मीन करके उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो फाइनली VRMS की वैल्यू आती है V0 अपॉन रूट टू। जैसे ये IRMS लेना है तो ये आ जाएगी I0 अपॉन रूट टू। नेक्स्ट आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कोसाइन। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। पावर फैक्टर पावर कंजप्शन को बताता है। उसके बाद है एवरेज पावर। एवरेज पावर, जैसे करंट की जगह अगर यहाँ पे पावर लिख दिया जाए तो एवरेज पावर हो जाएगा। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है P बार इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू कॉस फाई, जहां पे फाई अगेन वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है। वी नॉट और आई नॉट पीक वोल्टेज और पीक करंट है। नेक्स्ट हम लेते हैं, यदि AC सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, AC सर्किट में ओनली इंडक्शन कॉइल कनेक्टेड है और AC सर्किट में ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो सारी चीजें क्या क्या होगी तो कंपेयर करके अपन स्टडी करेंगे तो हमारे लिए आसान होगी। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की क्या इक्वेशन होगी। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे मैंने फाई नहीं लिया है, इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, ओनली इंडक्शन कॉइल जुड़ी हुई हो तो एक ट्रिक है, यदि ओनली L जुड़ा हुआ हो तो V आगे रहता है, यानी वोल्टेज आगे रहेगा और करंट वोल्टेज से π/2 एंगल बिहाइंड रहेगी, पीछे रहेगी। तो वोल्टेज की इक्वेशन को मैं फिक्स ले रहा हूं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन हो गई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी करंट π/2 एंगल से पीछे है तो वोल्टेज π/2 एंगल से आगे हो गया। इसकी इक्वेशन को ऐसे भी लिया जा सकता था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो करंट की इक्वेशन हो जाती I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों ही तरीके से ले सकते हैं, मुझे ये थोड़ा ठीक लगता है तो मैं इस तरीके से लेता हूं। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो ये आ गया π/2 का। नेक्स्ट है ओनली कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन AC सर्किट, देन अगर ओनली कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो करंट आगे रहेगी। तो वोल्टेज की इक्वेशन को मैं फिक्स ले रहा हूं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन आ जाएगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी
करंट π/2 एंगल से आगे रहेगी। तो फेज डिफरेंस अगेन फाई इज इक्वल टू π/2 होगा। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन अहेड है और कौन बिहाइंड है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में सेम ही लिया है। उसके बाद में है रिलेशन बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो ऑब्स्टेकल कौन होगा, रेजिस्टेंस ही होगा, और रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है अगर इंडक्शन कॉइल जुड़ी हुई है तो जो ऑब्स्टेकल होगी वो होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको डिनोट किया जाता है XL से, जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू ओमेगा L सेल्फ इंडक्शन कॉफिशेंट है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो XL इज इक्वल टू हो गया L इंटू ओमेगा की जगह 2πf लिख सकता हूं, यानी यहां पे लिख सकता हूं XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। XL फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है यदि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो ऑब्स्टेकल जो होगी वो होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, जिसका फॉर्मूला होता है 1/C ओमेगा। तो XC इज इक्वल टू 1/C इंटू 2πf। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर यानी यहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई की जगह 0 लिख देंगे तो ये आएगा 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से पावर फैक्टर अगर इंडक्शन कॉइल जोड़ी है तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस π/2, जिसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कोई पावर कंजप्शन यहाँ पे पावर में लॉस नहीं होता। इसी तरह से पावर फैक्टर कॉस अगेन π/2, कॉस π/2 की वैल्यू 0, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट है एवरेज पावर। एवरेज पावर का भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे स्टडी किया है, P is equals to V0 I0 upon 2 into cos 0, then it will be V0 I0 upon 2। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से इंडक्शन कॉइल जुड़ी है तो P बार यानी P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0 upon 2 into cos π/2, जिसकी वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे भी cos π/2 है तो एवरेज पावर की वैल्यू 0 होगी। इस तरह से हमने आधे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है LCR सर्किट, वो हम अभी इसके बाद रिकॉर्ड करने वाले हैं। यदि आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भेजिए। है LCR सीरीज सर्किट आप देख पा रहे हैं। AC के साथ L, C और R इंडक्शन कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। इससे रिलेटेड फेजर कर्व भी मैंने बनाया है, जहाँ पे VL, VC, VR बनाए हैं और ये रिजल्टेंट VLCR है। तो अब देखते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा। तो आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम VLCR की वैल्यू निकाल सकते हैं। VLCR जो है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन formula of VLCR or resultant voltage will be equal to root of VL minus VC whole square plus VR square। जस्ट V is equals to I Z पुट करना है तो अपन Z भी निकाल सकते हैं। तो Z is equals to root of XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां R रेजिस्टेंस है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। नेक्स्ट चलते हैं करंट पे। तो करंट निकालने के लिए I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फेजर कर्व अपन फेज डिफरेंस फाई निकाल सकते हैं।
फाई इज इक्वल टू टेन फाई निकाल देते, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर, वहां पे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन बेस यानी आर, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। यहाँ वी एल पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इंडक्शन कॉइल है, वी सी पोटेंशियल ड्रॉप ऑन कैपेसिटर है, वी आर पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस है। उसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन की ओर। तो रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब इंडक्शन कॉइल के एच पे पोटेंशियल कैपेसिटर के एच पे पोटेंशियल के बराबर हो, वी एल बराबर हो वी सी के, और आप कह सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू हो एक्सी के, और आप कह सकते हैं एल ओमेगा इज इक्वल टू हो 1 अपॉन सी ओमेगा के। तो इसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। रेजोनेंस कंडीशन पे रिजल्टेंट रिएक्टेंस क्या होगी, तो x इज इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्सी, सिंस एक्सएल एंड एक्सी आर इक्वल, सो रिजल्टेंट रिएक्टेंस x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लेते हैं रिजल्टेंट इंपीडेंस, देन इंपीडेंस इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी जेड की वैल्यू आर आएगी, यानी जेड ध्यान रखिएगा मिनिमम आएगा, तो इसको मैंने लिखा है जेड मिनिमम। उसके बाद करंट, जब जेड मिनिमम होगा इंपीडेंस मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम आएगा, तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एल सी आर अपॉन जेड मिनिमम, या इसको आप कह सकते हैं आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एल सी आर अपॉन आर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा आर से बताया हुआ है, यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ आर इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल सी। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फाई निकालना है, तो फाई बराबर अपन को पता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर है, एक्सएल और एक्सी बराबर है रेजोनेंस कंडीशन में, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई की वैल्यू 0 होगी, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। देन पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ फाई, फाई की वैल्यू 0 है यानी 1, यानी ये मैक्सिमम है, मैंने बताया था पावर फैक्टर पावर कंजप्शन को बताता है, तो ये मैक्सिमम होगा। देन एवरेज पावर इज इक्वल टू होता है वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई की जगह कॉस 0 लिख देंगे, देन एवरेज पावर आ जाएगी वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। तो इस तरह से यदि आपको ये कंपैरिजन शीट इस तरह से एक साथ सारी चीजों को देखना अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके कम से कम बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, गलत लग रहा है तो भी बताइए। टॉपिक है बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे F1 और F2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है जो कि इक्वल टू होता है R अपॉन 2 पाई L के, R रेजिस्टेंस है, L इंडक्टेंस है। उसके बाद है क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से एक है रेशो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। दूसरा आप कह सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन पे XL अपॉन R या रेजोनेंस कंडीशन पे XC अपॉन R। सबको सॉल्व करेंगे तो एक ही फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन R रूट ऑफ L अपॉन C। उसके बाद है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक फॉर्मूला है ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ES सेकेंडरी कॉइल पे पोटेंशियल डिफरेंस है, EP प्राइमरी कॉइल पे पोटेंशियल डिफरेंस है, NS सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है, NP प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है, IP प्राइमरी कॉइल में फ्लोइंग करंट है, IS सेकेंडरी कॉइल में फ्लोइंग करंट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ES है तो IP है, इनवर्स है। उसके बाद में है ट्रांसफार्मर दो तरह के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन।
नाम से स्पष्ट है, स्टेप अप यानी सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा, यानी एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, या इसको कह सकते हैं ई एस इज ग्रेटर देन ई पी, या करंट में उल्टा चलेगा। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो ज्यादा होगी सेकेंडरी कॉइल से। यहां पे सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा है तो स्टेप अप हुआ, इसलिए इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसी तरह से स्टेप डाउन, तो ये जो सिंबल है इसको इन्वर्स कर देंगे, एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, ई पी इज ग्रेटर देन ई एस, या करंट में उल्टा हो जाएगा, आई पी इज लेस देन आई एस। तो ये वोल्टेज को अप करने में काम आता है, ये वोल्टेज को डाउन करने में काम आता है। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए कमेंट, लाइक, शेयर की सहायता से। थैंक यू।